अंकिता भंडारी का गांव है, वो मेरा गांव भी वही है कि अगरोड़ा बाजार में मैंने उसकी छाती में कट्टा लगाया, जाति सूचक शब्द प्रयोग किए, किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का जो दबाव हाँ। बनाया जा रहा था। वैसे तो आरएसएस के वो है, संगठन में है, लेकिन यहाँ अच्छा। बीजेपी संगठन महामंत्री हैं। वो 3 मेन अक्यूज हैं। पुलकित आर्य है, डॉक्टर विनोद आर्य राज्य मंत्री थे। नमस्कार दोस्तों, द बेस्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं आशुतोष नेगी जी। आप सब अभी उन्हें रिसेंटली जो प्रकरण हुए हैं उत्तराखंड में, तो आप उन्हें जानते हैं। काफी टाइम से वो समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो आज जानेंगे रिसेंटली डेवलपमेंट्स, जिसमें अंकिता भंडारी केस में जो उन्होंने स्ट्रगल किया अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ। तो आशुतोष जी नमस्कार, आपका स्वागत है बेस्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद ऋषि, धन्यवाद, थैंक यू। अभी रिसेंट स्टेटस है क्या? देखिए, इस केस में जो 3 मेन अक्यूज हैं, जिसमें एक पुलकित आर्य है, जो डॉक्टर विनोद आर्य, जो राज्य मंत्री थे स्टेट गवर्नमेंट में, और उनका भाई अंकित आर्य भी है, वो भी स्टेट मिनिस्टर था, उसके पास भी एक पोर्टफोलियो था। उनका एक छोटा भाई है पुलकित आर्य, वो मेन अक्यूज है। उसके 2 साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, जो कि दूसरा नाम जिसका पुलकित गुप्ता है, ये तीनों लोग अरेस्ट हैं। ये लोग अलग अलग जेल में हैं। और जो जिसके बारे में जिक्र किया जाता है कि किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का जो दबाव बनाया जा रहा था, उसका नाम भी खोला गया है अंकिता के पेरेंट्स के द्वारा, कि जो अजय कुमार, जो बीजेपी आरएसएस के बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ इनपुट मिला। लेकिन अजय कुमार बीजेपी के लीडर हैं ये? जी जी जी। तो ये उनके बारे में कहा सेंट्रल जाता है लीडरशिप से आते हैं या स्टेट लीडरशिप में हैं? वो वैसे तो आरएसएस के वो है, संगठन में है, लेकिन यहाँ अच्छा। बीजेपी संगठन में संगठन महामंत्री हैं वो। तो उनकी तरफ कहीं ना कहीं उंगली उठी है, और पेरेंट्स ने डिमांड की है कि उनकी कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, और क्या वो अक्यूज के कई कनेक्शन में थे, इसकी जांच की जाए। तो ये सारी डिमांड है। उसके अलावा आपको पता होगा कि जो रिजॉर्ट तोड़ा गया था, उसमें जो बीजेपी की एमएलए, यमकेसर की एमएलए थी रेणु बिष्ट, उन्होंने तोड़वाया था। उनके खिलाफ भी जो जेसीबी ऑपरेटर है, उसने कोर्ट में गवाही दी है। तो वो भी जो साक्ष्य बिठाने की धारा है 201, उसके तहत अब आरोपी बन सकती है। एसडीएम के खिलाफ भी गवाही पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट में भी उंगलियां उठी हैं और उनके खिलाफ गवाहियां भी पड़ी हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके ऊपर शायद मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि उनके लोग फंस रहे हैं। इस वजह से ये सारी चीज कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और उन्हें अब ये लगता है कि अगर जो इस केस की पैरवी आशुतोष नेगी कर रहा है, अगर उसको टारगेट किया जाता है, उसकी फैमिली को टारगेट किया जाए, तो शायद वो इस केस की जो टाइट पैरवी कर रहा है, वो उससे पीछे हट जाए। तो इसी को लेके जो फर्जी मुकदमे हैं, तमाम चीजें आपने देखी होगी। मुझे जेल में डाला गया, अभी उस पर बेल मिल गई है मुझे। अभी मैं अगला क्वेश्चन मेरा इसी पे ही आ रहा था कि जो आप पे एसटीएससी एक्ट लगा है, तो एक्चुअली हुआ क्या था? क्योंकि अगर हम वीडियोस देखें तो पुलिस वाले आपको ले जा रहे थे। थोड़ा सा प्लीज बताइए, क्योंकि समझ में नहीं आया कि ये इस पूरे मामले में एसटीएससी एक्ट कहाँ से आ गया। देखिए, एक्चुअली ऐसा था कि जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने पहले भी करप्शन स्टोरीज की हैं, और एक पौड़ी शिक्षा विभाग का मैटर था, जिसमें वहां के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी थे मदन सिंह रावत, जिला शिक्षा अधिकारी हरेराम यादव थे, और उनके साथ जो एक और क्लरिकल का बंदा था दिनेश कैरोला। ये लोग मेरी कंप्लेंट पे जो इनके खिलाफ जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे गिरफ्तारी हुई है, तो ये जेल में बंद है आज की डेट में, न्यायिक हिरासत में है ये लोग। तो करीब 4-6 महीने से ये लोग बंद हैं। तो इन लोगों को छटपटाहट है कि कैसे इस केस से बाहर निकला जाए। तो उन्होंने एक व्यक्ति वहां पे प्लांट किया हुआ है, जिस व्यक्ति ने एक फर्जी कंप्लेंट 2022 में मेरे खिलाफ की थी। और तब जो स्थानीय वहां पे पटवारी होता है, उसने जांच की थी, तो उसे कोई भी सत्यता उसमें नहीं मिली। अब क्या होता है कि 5 जनवरी 2024 को पुलिस उसी पुरानी कंप्लेंट को दोबारा से जिंदा करती है। और घटना वही है कि अगरोड़ा बाजार में मैंने उसकी छाती में कट्टा लगाया, जाति सूचक शब्द प्रयोग किए, इसी का हवाला देके फ्रेश कंप्लेंट, फ्रेश एफआईआर मेरे खिलाफ लॉन्च की जाती है। और क्योंकि मैं धरने पे भी बैठा हुआ था श्रीनगर में, तो पुलिस को लगा, या ऊपर से सरकार की तरफ से जो मुझे लगता है कि डायरेक्शन हुए होंगे, जिसे डीजीपी अभिनव कुमार ने एग्जीक्यूट किया, कि भाई को धरने से उठाइए, क्योंकि धरने पे हम वही सारे इश्यूज रेस कर रहे थे जिसमें सरकार जो है केस को प्रभावित कर रही है। जिसमें ये वीआईपी का मुद्दा था कि वीआईपी की जांच क्यों नहीं की जाती है,
क्यों रेणु बिष्ट जो विधायक हैं, एसडीएम हैं, पटवारी हैं, इनको बचाने का प्रयास किया जाता है? क्यों जो हम लोग पैरवी कर रहे हैं हमको फंसाया जा रहा है फर्जी मुकदमों में? और एक घोषणा भी धामी जी ने की थी जब 1 साल हुआ था अंकिता की बरसी को, कि जो हमारे गांव की दान की हुई जमीन पे जो नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है डोमसिल कोर्ट का, उसको अंकिता भंडारी के नाम पे किया जाएगा। तो हमारा ये कहना था कि भाई ये घोषणा तो मुख्यमंत्री की है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये मतलब आप 2 मिनट में इसका ऑर्डर होके वहां पे स्वर्गीय अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज लिखा जा सकता है। लेकिन ये तक स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया, इसका हम विरोध कर रहे थे और वहां पे खुल के हम कह रहे थे जो भी चीज गलत हो रही थी हमारे साथ, या जो हमें लग रहा था कि केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो उस दौरान ही मुझे टारगेट करके, और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था 5 मार्च को, अचानक मुझे उठा लिया जाता है। और जब मुझे उठा के ले जाते हैं, उसके बाद एक फर्जी मुकदमा और किया जाता है कि उस दौरान मैंने पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी, उनके सरकारी कार्य में बाधा डाल दी, जो किसी के भी गले नहीं उतर सकता कि एक पत्रकार आदमी जो एडवोकेट है, कोई बच्चा नहीं है, एक 50 साल का एक समझदार व्यक्ति है, क्या वो वर्दी फाड़ सकता है पुलिस की? तो ये सब कुछ एक आप सभी लोग समझ गए थे कि ये आशुतोष नेगी को फंसाने के लिए सब कुछ हो रहा है। उसके बाद काफी लोग सड़कों पे भी उतरे और मीडिया से भी भरपूर मुझे सपोर्ट मिला, पूरे नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आप भी वहां से मेरी आवाज को उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर सरकार के ऊपर बना और फिर उसके बाद कोई नए मुकदमे और इस तरह से मुझ पर नहीं लगाए जा सके और मैं अब फिलहाल जो है जमानत पर रिहा हो गया हूँ। जी देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में कई लोग जैसे बुराई करते हैं सोशल मीडिया की, ये अच्छाई भी है क्योंकि आप मुद्दे उठा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपने बोला प्रेशर, यस बनता है प्रेशर। तो अब आगे आपका क्या प्लान है? अभी आप बाहर आए हैं और अभी भी आप अंकिता भंडारी केस में पूरे सक्रिय हैं, लेकिन साथ में आपको यूकेडी से टिकट मिला है पौड़ी लोकसभा से। तो मेरा यहाँ पे एक बड़ा मतलब एक जो छोटी एनालिसिस है वो ये है कि उत्तराखंड में लोग उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर के थोड़े सिंपैथाइज रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड आज जो बना है उसमें कहीं ना कहीं यूकेडी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जब बात वोट डालने की आती है तो लोग यूकेडी को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं विधानसभाओं में देखूं तो ऑलमोस्ट 96 to 97% जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानतें जब्त होती हैं। किसी को 400 वोट मिल रहे हैं, किसी को 500 मिल रहे हैं, बहुत अच्छा किसी ने कर दिया तो 2-2.5 मिल गए। तो आप ये जो समर्थन है, जो इमोशनल समर्थन है, इसको कैसे वोट में तब्दील करेंगे? देखिए बिश जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल अंकिता भंडारी के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा आपने अगर उत्तराखंड का मीडिया चेक किया हो, सोशल मीडिया चेक किया हो, तो यहाँ पे मूल निवास और भू कानून का आंदोलन भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और उसके पीछे जो भूमिका है वो भी हमारी है, हमारी टीम की है। हमने अच्छा। पहाड़ी स्वाभिमान सेना भी बनाई हुई है, बिल्कुल। जो कि एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है। और उसमें बेसिकली जो पहाड़ के मूल निवासी हैं, उसमें केवल ये नहीं कि उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी है, उसमें पुराने जो 1950 से पहले उत्तराखंड में रह रहे हैं वो सारे ही लोग हैं उसमें। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमको प्रेफरेंस दी जाए। जो मूल निवास और स्थायी निवास की बात हो गई कि 15 साल पहले भी कोई यहाँ आया, उसका आज की डेट पे स्टेटस बराबर कर दिया गया है। हमारा ये कहना है कि हमें प्रेफरेंस दी जाए, जिससे कि हमारे लोगों को कम से कम क्लास 3-4 की जो जॉब्स हैं उसमें तो प्रेफरेंस मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पहाड़ों से यूथ पलायन करता रहेगा। फौज में जिस तरह से अग्निवीर का कंसेप्ट आ गया है, तो फौज की नौकरी भी अब इतनी वो नहीं रह टेम्पररी है। अट्रैक्टिव नहीं रह गई है। और सरकारी नौकरियों का तो वैसे ही टोटा है, तो फिर हमारे पहाड़ी बच्चे जाएंगे कहाँ? तो ये मूल निवास का हम उठा रहे हैं। पहाड़ की जो आपको पता है कि यहाँ लगभग 70% के आसपास तो फॉरेस्ट, ठीक है। उसके लिए भी लड़ाई लड़ते हैं। आपका ठीक कहना है कि यूकेडी को बहुत ज्यादा वोट नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि यूकेडी गलत पार्टी है। यूकेडी ने इस स्टेट का निर्माण किया है, उनकी वजह से हम इस स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में यहाँ पे रहते हैं। अब ये हुआ है कि कुछ संसाधनों के अभाव और कुछ जो इनिशियली कुछ लोग जो यूकेडी से जीत के गए थे, वो कभी भाजपा के साथ चले गए, कभी कांग्रेस के साथ चले गए, और जिन मुद्दों पे यूकेडी चुनाव लड़ती थी उन मुद्दों को उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ा। इस वजह से नाराजगी रही। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप सब कुछ चीजों को टटोलेंगे तो सारी चीजों के आंसर्स आपको रीजनल पॉलिटिक्स में मिलेंगे। जब तक यहाँ पे एक रीजनल फोर्स खड़ी नहीं होगी, तब तक यहाँ पे नेशनल पार्टी ऐसे ही जनता को बेवकूफ बनाती रहेगी। और आप देख रहे हैं कि कभी भी कोई कांग्रेस से बीजेपी में चला जाता है और बीजेपी से कांग्रेस में आ जाता है, चेहरे वही होते हैं।
और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो जनता का एक तरह से यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि यूकेडी पार्टी अपनी जगह सही है, उसकी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से उनके जो शुरू के लोग जो जीत के गए थे, एमएलए बने थे, तो उस तरह से वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड है, ये सारे कोरिलेट होते हैं और इनके लिए जब तक सदन में, चाहे विधानसभा हो या संसद में, मुखर आवाज नहीं उठेगी, तो इन मुद्दों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन सारे पॉलिटिकल होते हैं। तो इस वजह से ये सोच के, और दूसरा मुझे पॉलिटिकल संरक्षण की भी अब आवश्यकता है, क्योंकि लगातार मुझे लगता है कि सरकार ये प्लान कर रही है कि ये व्यक्ति पत्रकार है, ये अकेला है, इसमें कभी भी मुकदमे लगा के इसको जेल में डाल दो। तो मुझे लगता है कि यूकेडी के लोग, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के लोग मेरे साथ नहीं थे, कांग्रेस के लोगों का भी पूरा सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो बेसिकली तो पहाड़ी है, वो मूल निवासी दिल से तो हैं, पहाड़ी है, हाँ। दिल से पहाड़ी है, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे यूपीडी में है, चाहे बीजेपी में भी है। लेकिन बीजेपी की इस तरह की कुछ आइडियोलॉजी है, इस तरह का कुछ है कि वो लोग खुल के कुछ कह भी नहीं पाते। तो है, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं दर्द है कि गलत हो रहा है। लोग मेरे पास आके, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि भाई साहब, हमें पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, शेड्यूल 5 का जो इशू है वो इससे कैसे रिलेट करते हैं आप भू कानून से? शेड्यूल 5 की जो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको पढ़ें तो वो भी कहीं ना कहीं मूल निवास पे एक आपका जो अधिकार है उसको ही वो करता है, पुश करता है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे। शेड्यूल 5 का जो है, जिसमें बेसिकली ट्राइब का स्टेटस मांगा जा रहा है, और सेम चीज हुई, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए, वो भी बिना रीजनल पॉलिटिक्स के वो मुद्दा न तो संसद तक पहुंचेगा, न वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचेगा, अगर शेड्यूल 5 भी यहाँ पे लागू होता है। तो उसके लिए पहले पहाड़ी सोच के विधायक विधानसभा में पहुंचने चाहिए, फिर वो लोग वहां पे प्रस्ताव पारित करेंगे, फिर वो संसद में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसका रास्ता भी पॉलिटिक्स से होके जाता है। तो मुझे नहीं लगता जब तक पहाड़ी सोच के विधायक उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचेंगे, उससे पहले ये होने वाला नहीं है, क्योंकि तो ये तो मतलब बिल्कुल भी इसके जो हम कह रहे हैं उसके खिलाफ बीजेपी की पॉलिसी मुझे लगती है कि वो जो हम शेड्यूल 5 की बात करते हैं या मूल निवास की बात करते हैं, उससे एग्री करती है। और ना इसमें यूकेडी, माफी चाहूंगा, कांग्रेस का इसमें कोई क्लियर कट स्टैंड है। तो ये तो यूकेडी यहाँ पे जब पावर में आएगी, या रीजनल फोर्सेज जब पावर में आएंगी, तभी मूल निवास, भू कानून या शेड्यूल 5 की जो बात कर रहे हैं आप, वो लागू हो आगे पाएगा। जाएगा। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत व्यस्तता है आपकी, और थैंक्स अ लॉट, आपने समय दिया, और विश यू रियली गुड लक। तो आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप सब जुड़े रहिए द बेस्ट पॉडकास्ट से, और प्लीज आशुतोष जी की आवाज को आप जितना आगे शेयर करेंगे उतना ज्यादा इस मुद्दे को बल मिलेगा। तो आप सबका धन्यवाद।